तो रैंडम क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का स्वागत है और आज लगभग हमें 8 क्वेश्चंस कवर करना है। तो अब शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन से थैनोस की एज बढ़ा देता तो क्या होता? अब थैनोस पर टाइम स्टोन का असर तो होता है पर उसकी एज मैनिपुलेशन करके कोई फायदा नहीं है। मैं बता दूं कि एमसीयू में थैनोस आधा इटर्नल और आधा डेविएंट है और इटर्नल्स और डेविएंट्स की उम्र बढ़ती नहीं है, जिसकी वजह से थैनोस भी बूढ़ा नहीं होने वाला। थैनोस की एज 1000 ईयर्स थी पर अगर वो मारा नहीं जाता तो शायद वो यूनिवर्स के आखिर तक जिंदा रहता, इसलिए थैनोस की एज बढ़ाकर कोई फायदा नहीं है। पर अगर उसकी एज कम कर दे तो सिचुएशन अलग हो सकती है और रोडी के फांसी के फंदे वाला आइडिया भी काम कर सकता है। सुपरमैन वर्सेस एक्वामैन इन वाटर। अब एक्वामैन जमीन पर होता है तब उसकी पावर्स लिमिटेड होती है, पर पानी में जाने के बाद वो वहाँ का रूलर बन जाता है और पानी का एडवांटेज है एक्वामैन के लिए। पर क्या हो अगर सुपरमैन पानी में एक्वामैन से फाइट करने आ जाए? अब मूवीज़ की बात करें तो एक्वामैन सुपरमैन जितना पावरफुल नहीं है। पानी में वो सी क्रिएचर्स को कंट्रोल कर सकता है पर सी मॉन्स्टर शायद ही सुपरमैन का कुछ उखाड़ पाए और सुपरमैन को सांस लेने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक्वामैन सुपरमैन को डुबा के मार दे। और जस्टिस लीग में हम देख चुके हैं कि स्टेफन वुल्फ ने बड़ी आसानी से एक्वामैन को पानी के अंदर कूट दिया था और स्नाइडर कट वाले साइबॉग के विजन में तो डार्कसाइड ने 1 सेकंड नहीं लगाया एक्वामैन को मारने के लिए और सुपरमैन पावर लेवल में डार्कसाइड के ऑलमोस्ट बराबर है। पर स्टेफन वुल्फ सुपरमैन जितना पावरफुल नहीं था, फिर भी एक्वामैन की एक नहीं चली उसके सामने। इसलिए अगर एक्वामैन पानी के अंदर सुपरमैन को चैलेंज करता है तब भी सुपरमैन बड़ी आसानी से विनर बन जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि एक्वामैन के पास अगर क्रिप्टोनाइट हो तो सुपरमैन के हारने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 2002 मतलब सैम राइमी वाला स्पाइडरमैन अपने ग्लव्स के अंदर से वेब शूट कैसे करता था? अब बेसिकली स्पाइडरमैन अपने कलाई से वेब शूट करता है। द अमेजिंग और एमसीयू स्पाइडरमैन के पास एक अलग से वेब शूटर्स है और सैम राइमी वाले स्पाइडरमैन ने जब ग्रीन गॉब्लिन से मैरी जेन को बचाया था तब स्पाइडरमैन के रिस्ट पर पहली और आखिरी बार हमें वेब शूटर देखने मिले, वो भी सिर्फ 1 सेकंड के लिए। पर क्योंकि स्पाइडरमैन के इस वर्जन के वेब शूटर्स ऑर्गेनिक है इसलिए ऐसे किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है। और रही बात वेब्स बाहर कैसे आते हैं तो पीटर पार्कर ने अपने स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम में अपने कलाई के पास एक छोटा सा कट करके रखा है जहाँ से वेब शूटर बाहर निकलता है और स्पाइडरमैन का सूट काफ़ी पतला होता है इसलिए हमें पता नहीं चलता कि वहाँ पर कोई कट भी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्समैन एवेंजर्स एंड गेम के फाइनल बैटल में क्यों नहीं थे? अब दूसरे यूनिवर्स में एक्समैन थे पर वहाँ का थैनोस टाइटन पर ही निपट गया था, पर मेन यूनिवर्स का थैनोस जब एंड गेम में टाइम ट्रैवल करके आया तब वहाँ दुनिया भर के एवेंजर्स, सोर्सरर्स और ना जाने कैसे कैसे अजीबोगरीब एलियंस थे। पर वहाँ एक्समैन इसलिए नहीं थे क्योंकि शायद मेन यूनिवर्स में एक्समैन एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। अगर वो मेन यूनिवर्स में होते तो हमें अभी तक दिख जाते, लेकिन यहाँ पर एवेंजर्स की टीम बनकर टूट गई लेकिन एक्समैन का कोई अता पता नहीं है। और क्योंकि मेन यूनिवर्स में एक्समैन टीम है ही नहीं इसलिए एंड गेम के फाइनल बैटल में उनका होना इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्क होल्ड ओमेगा स्कारलेट विच कौन है? अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की स्कारलेट विच कितनी ज़्यादा पावरफुल बन गई थी डार्क होल्ड पढ़ने के बाद, ये हम सबको पता है और सेम ऐसा कॉमिक्स में कई साल पहले हो रखा था। पर हाल ही में आई कॉमिक में स्कारलेट विच डार्क होल्ड को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब सोच के देखो कि डार्क होल्ड पढ़ने पर मैजिक यूजर रियलिटी मैनिपुलेशन से लेकर इनकर्जन्स करवा सकता है, पर डार्क होल्ड ओमेगा स्कारलेट विच एक चलती फिरती डार्क होल्ड बुक है। अब उसे किसी स्पेल की जरूरत नहीं है क्योंकि इस वर्जन की स्कारलेट विच ने डार्क होल्ड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली है और अब वो चितौन से भी ज़्यादा पावरफुल बन चुकी है। वैसे चितौन ने ही डार्क होल्ड को बनाया था पर अब ओमेगा स्कारलेट विच इस लेवल पे है कि वो कुछ भी कर सकती है, उसके सामने कोई नहीं टिकने वाला, लेकिन अभी भी वो टॉप टियर कॉस्मिक एंटिटीज को बीट नहीं कर सकती। और रही बात कंपैरिजन की तो मैं बहुत जल्दी ओमेगा डार्क होल्ड स्कारलेट विच को कंपेयर कर दूंगा मार्वल और डीसी यूनिवर्स से। अगर मैं अभी इन्हें कंपेयर करना शुरू कर दूं तो ये वीडियो आराम से 30 मिनट से ज़्यादा की बन जाएगी। इसलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है म्यूनर पर ओडिन ने मंत्र फूंक रखे थे इसलिए वो थॉर के हाथों में आता था, पर स्टॉर्म ब्रेकर पर कोई एन्चेंटमेंट नहीं है फिर भी वो थॉर के बुलाने पर हाथों में कैसे आ जाता है? अब देखो भाई, म्यूनर का हाथ में आ जाना और ओडिन का मंत्र फूकना दोनों अलग बात है। एमसीयू के जो गॉडली वेपन्स होते हैं उनमें खुद की एक कॉन्शियसनेस होती है, उन्हें सही गलत का अंदाज़ा नहीं होता है, पर इन वेपन्स को पता होता है कि इनका यूज़र कब इन्हें बुला रहा है और स्पेशली उरू मेटल्स अपने यूज़र को प्रोटेक्ट भी करते हैं। अब स्टॉर्म ब्रेकर, म्यूनर, थंडरबोल्ट, नेक्रोसोर्ड और ब्लैक नाइट की एबोनी ब्लेड ये सब ऐसे वेपन हैं जिनमें कॉन्शियसनेस है और इन्हें बुलाने पर ये अपने यूज़र के पास आ जाते हैं। और अगर म्यूनर पर से ओडिन के एन्चेंटमेंट हटा दे
तो वो भी थॉर को छोड़कर उसके पास जाएगा जिसे उसकी ज़्यादा ज़रूरत हो। अगला क्वेश्चन है, थॉर अगर इल्यूमिनाटी टीम में होता तो क्या होता। अब इल्यूमिनाटी टीम सबसे पहले तो थॉर को मेंबर बनाती ही नहीं, क्योंकि इल्यूमिनाटी टीम में सिर्फ वो लोग होते हैं जो प्लेनेट अर्थ से बिलोंग करते हैं। लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि थॉर इल्यूमिनाटी में होता, पर तब भी थॉर 9 रियल्म्स को प्रोटेक्ट करता और प्लेनेट अर्थ पर तभी आता जब उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। थॉर के ओपिनियन मैटर नहीं करते, क्योंकि मिडगार्ड पर वो ज़्यादातर टाइम नहीं होता और थॉर अपने पर्सनल मैटर में इतना बिजी रहता कि शायद ही वो टाइम आने पर इल्यूमिनाटी टीम की मदद कर पाता। ऊपर से थॉर के पास कोई फ़ोन नहीं है, तो इमरजेंसी के टाइम पर थॉर को मैसेज भी नहीं दे सकते। पर क्या होता अगर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में थॉर होता। अब अगर स्कारलेट विच से फाइट करते समय इल्यूमिनाटी का थॉर इन्फिनिटी वॉर के लेवल का ना हो, तब स्कारलेट विच थोड़ी बहुत स्ट्रगल करके थॉर को बीट कर देगी, क्योंकि थॉर का ये वाला वर्जन हैमर पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है। पर इल्यूमिनाटी का थॉर अगर इन्फिनिटी वॉर या एंड गेम या लव एंड थंडर के लेवल का हो, तब स्कारलेट विच को काफ़ी टफ कंपटीशन मिलेगा। स्कारलेट विच को टाइम लगता है रियलिटी को मैनिपुलेट करने में, और अगर वो थॉर के वेपन की रियलिटी को चेंज भी कर देती, तब भी वो थॉर के लाइटनिंग स्ट्राइक से नहीं बच पाती। आखिरकार स्कारलेट विच एक ह्यूमन ही है, और जब तक वो लाइटनिंग स्ट्राइक को डॉज करने का सोचेगी, उससे पहले उस पर बिजली गिर चुकी होगी। इसलिए थॉर अगर इल्यूमिनाटी टीम में होता तो शायद स्कारलेट विच के हाथों कुछ मेंबर्स मारे नहीं जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता अगर ओडिन एवेंजर्स एंड गेम में होते। अब देखो यार, ओडिन काफ़ी सुलझे हुए स्काई फादर थे, वो ऐसे ही गॉड ऑफ नॉलेज नहीं बन गए। लेकिन अगर वो एंड गेम में होते तो क्या होता, उसके कई सारी पॉसिबिलिटीज़ है। जैसे ओडिन अगर एवेंजर्स के साथ थैनोस के गार्डन में जाते, तब उस टीम को कैप्टन अमेरिका नहीं बल्कि ओडिन लीड करते, और ओडिन के रहते थॉर भी कभी थैनोस का सिर नहीं काटता। ओडिन थैनोस से बात करने की कोशिश करता, और अगर थैनोस ये बात बता देता कि सेलेस्टियल पैदा ना हो सके इसलिए उसने हाफ पॉपुलेशन को ख़त्म किया, तो शायद ओडिन को ये बात सही लगती और वो थैनोस की साइड हो जाते, क्योंकि हाफ पॉपुलेशन का ख़त्म होना ज़्यादा बेटर है पूरे मिडगार्ड को ख़त्म करने से। पर अगर ऐसा होता तो थॉर डिप्रेशन में नहीं जाता, और शायद वो एवेंजर्स की हेल्प भी नहीं करता टाइम ट्रैवल करने में, क्योंकि इस समय पर थॉर अपना सब कुछ खो चुका था, और ओडिन के अगेंस्ट जाना मतलब ओडिन को भी एक टाइप से खो देना। पर अगर ओडिन थैनोस के अगेंस्ट हो जाता, तब थॉर की तरह ओडिन थैनोस को मारता नहीं बल्कि उसे बंदी बना लेता। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि टाइम ट्रैवल का आइडिया एंटमैन और टोनी को नहीं बल्कि ओडिन का होता। अगर ओडिन को ऐसा लगता कि मरे हुए लोग वापस आने चाहिए, तो ओडिन अपनी नॉलेज और मैजिक से टाइम ट्रैवल करने का रास्ता ढूंढ निकालता। एंड गेम में हमने देख रखा था कि फ्रीका को टाइम ट्रैवल के बारे में पता था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि ओडिन को ये कंसेप्ट ना पता हो। क्या पता ओडिन अपनी पावर से सबको पास्ट में ले जाता, तब शायद क्वांटम टनल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और टोनी स्टार्क को भी नैनो गॉन्टलेट बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता, क्योंकि ओडिन और थॉर ने डेवलपर में जाकर एक नया ओरो मेटल का गॉन्टलेट बना लाते, और शायद ओडिन ही हल्क की जगह पर स्नैप करता, क्योंकि वो फिजिकली सबसे पावरफुल है और मेंटली भी। थर्ड पॉसिबिलिटी फाइनल बैटल की है, जहाँ पर थैनोस के सामने एवेंजर्स तो थे ही, लेकिन न्यू एसगार्ड से कई सारे एसगार्डियन वॉरियर भी थे। अब अगर यहाँ पर ओडिन होता तो एसगार्डियन ओडिन के कमांड को फॉलो करते, यहाँ तक कि वैल्करी और थॉर भी। ओडिन की वजह से एवेंजर्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाते, और ओडिन एक किंग है इसलिए वो सीधा थैनोस से फाइट करने लगता, और हम सबको पता है कि ओडिन थैनोस से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए ओडिन फाइनल बैटल में होते तो थैनोस के हाथों कभी इन्फिनिटी स्टोन्स लगते ही नहीं। ना ही हमें कैप्टन अमेरिका वर्सेस थैनोस देखने मिलता, और ना ही स्कारलेट विच वर्सेस थैनोस। अब ऐसे तो कई सारी पॉसिबिलिटी है जिन पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये तीन ही ऐसी पॉसिबिलिटी है जो मेरे हिसाब से पॉसिबल होती है अगर ओडिन एंड गेम में होते तो। अब फाइनल क्वेश्चन है प्री रेडकॉन बियॉन्डर वर्सेस लूसीफर मॉर्निंग स्टार। अब देखो, ये दोनों कैरेक्टर मार्वल और डीसी के टॉप 5 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर में से एक है। बियॉन्डर की बात करें तो वन अबव ऑल और फल्क्रम के बाद बियॉन्डर सबसे पावरफुल बीइंग है, और डीसी की बात करें तो यहाँ सबसे पावरफुल है द प्रेजेंस, उसके बाद एलेनी बेलॉक, और फिर लूसीफर मॉर्निंग स्टार सबसे पावरफुल है। एक तरफ लूसीफर है जो कुछ भी क्रिएट कर सकता है और साथ में हेल का रूलर भी है, वही दूसरी तरफ बियॉन्डर है जो मल्टीवर्स के बाहर एग्जिस्ट करता था। अब देखो, ये दोनों कैरेक्टर हद से ज़्यादा पावरफुल है और ये जो चाहे वो कर सकते हैं, फिर चाहे वो रियलिटी मैनिपुलेशन से लेकर लाइफ क्रिएशन हो या फिर मल्टीवर्स को क्रिएट करने से कॉस्मिक एंटिटीज को डिस्ट्रॉय करना हो। जो चीज़ ये दोनों नहीं कर सकते वो है कि बियॉन्डर वन अबव ऑल को बीट नहीं कर सकता और लूसीफर द प्रेजेंस को।
पर अगर ये दोनों फाइट करते हैं तो हैंड टू हैंड बैटल के दौरान मल्टीवर्स वाइब्रेट हो गया, डिस्ट्रॉय भी हो गया, तो इन दोनों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है और देखा जाए तो इनकी कोई खास वीकनेस भी नहीं है। पर बियॉन्डर जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल तो है, लेकिन उसका दिमाग एक 8 से 10 साल के बच्चे का है, क्योंकि उसने अपने क्रिएशन के बहुत बाद ह्यूमन फीलिंग्स और कल्चर्स को समझ के अडेप्ट किया था और इसी वजह से बियॉन्डर को काफ़ी लोग बेवकूफ़ बना चुके हैं। और दूसरी तरफ लूसीफर काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है और इसमें कोई शक नहीं कि अपने बातों से या बैटल स्ट्रेटेजी से वो बियॉन्डर को आउटस्मार्ट कर सकता है। पर अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर लूसीफर बियॉन्डर को आउटस्मार्ट कर भी देता तो अलग क्या हो जाएगा? बियॉन्डर तब भी जिंदा रहेगा क्योंकि वो इमॉर्टल है। ज़्यादा से ज़्यादा बियॉन्डर थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा और कुछ नहीं। आउटस्मार्ट करके विनर बन जाना ये सिर्फ यूनिवर्सल लेवल तक चलता है, जैसे आयरन मैन ने थैनोस को किया था एंड गेम में, या फिर जैसे थॉर ने सर्टर की हेल्प ली थी हेला को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। पर जो बंदे अपने थिंकिंग से मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय कर सकते हैं उनको आउटस्मार्ट करके क्या ही बदलाव हो जाएगा। और ये दोनों इतने पावरफुल कैरेक्टर है कि हम एग्जैक्टली डिसाइड नहीं कर सकते कि विनर कौन बनेगा। अब काफ़ी सुपर फैंस इस रिजल्ट से ऑफेंड हो सकता है, लेकिन ये बात भी याद रखो कि इन दोनों ने कभी अपने फुल पोटेंशियल यूज़ नहीं की है। तो अगर आज हम किसी को विनर डिक्लेयर भी कर देते हैं तो हमारे पास कोई एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है कि ये स्पेसिफिक कैरेक्टर विनर क्यों बना, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं। इसलिए आप सबकी ओपिनियन मैटर करते हैं और इसीलिए आप कम्युनिटी पोस्ट पे अपना वोट ज़रूर देना कि विनर कौन बनेगा। जिसकी वोट ज़्यादा होंगे वही इस बैटल का विनर बनेगा। और रही बात रिजल्ट की तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिक्लेयर करेंगे। लेकिन इसी के साथ आज की रैंडम क्वेश्चन सीरीज़ भी यही ख़त्म होती है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और मुझे पता है आप सब ने सब्सक्राइब कर रखा है, पर कम्युनिटी पोस्ट पे वोट देना बिल्कुल मत भूलना। इसलिए अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।